हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 जो कि है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आई होप आपको उस समय अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो इस पार्ट 3 में बेसिकली चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा एंड इस वीडियो के एंड में आपको कुछ MCQs मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और मेंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले हमने जो इंडियन स्टेट के नेचर को डिस्कस किया था कि नेचर कैसा है। बेसिकली सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी हमारा बच गया था जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेटर्निटी का सबसे पहले कि मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी आपस में एक दूसरे के बीच में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, और ये इस चीज़ को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोट किया जाता है सिंगल सिटीजनशिप के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप मानी गई है कि भले ही हम डिफरेंट स्टेट्स में लोग रहते हों, ठीक है, चाहे कुछ लोग गुजराती हो, कुछ लोग महाराष्ट्रियन हो, कुछ लोग साउथ इंडियन हो, हम भले ही रीजनली डाइवर्स हैं, सेक्शनली डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है, बट हम आखिर में एक सिंगल सिटीजनशिप है हमारी, यानी हम सबसे पहले इंडियन हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली क्या दर्शाता है कि हमारे बीच में क्या होना चाहिए, भाईचारा, कि हम भले ही वैसे अलग हैं बट हम एक हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आर्टिकल 51A के तहत इसमें हमें पता चलता है फ्रेटर्निटी के बारे में, क्योंकि इसमें बताया गया कि हर एक सिटीजन्स जो होता है उसे प्रमोट करना है हार्मनी, यानी प्यार से रहना है, और एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की लेके आनी है हर एक पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, चाहे वो आपको नॉर्थ ईस्ट का पर्सन मिल जाए, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो आपका वेस्टर्न साइड से हो, या फिर वो नॉर्थ इंडियन हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल इंडियन का हो, तो आपस में हमें क्या बना के रखना है, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड बना के रखना है। ठीक है, भले ही हम कितना भी डाइवर्सिटी क्यों ना हमारे बीच में, रिलीजियसली कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, लिंग्विस्टिकली कि हम भाषा हमारी अलग है, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ गुजराती, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, तो हम कितना भी डाइवर्स क्यों ना हो, हम सबको एक साथ बने रहने के लिए हमारे बीच में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्रियम्बल है उसने डिक्लेयर किया है कि जो फ्रेटर्निटी है, अगर हम उसे अश्योर करना चाहते हैं, अगर हम सच में चाहते हैं लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी हो, तो हमें दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। पहला कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल की डिग्निटी का हमें ध्यान रखना है। दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यानी कोई भी पर्सन जब तक उसके अंदर फ्रेटर्निटी नहीं होगी, भाईचारे की भावना नहीं होगी, तो आप कैसे उसको यूनाइट कर सकते हो और कैसे उसे कह सकते हो कि आपको देश की इंटीग्रिटी का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अगर वो इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी डिग्निटी का ख्याल रखेगा, उसके साथ साथ वो फ्रेटर्निटी का ध्यान रखेगा। ठीक है, कि मैं, मेरी डिग्निटी तो है, बट साथ साथ मुझे दूसरों के साथ भी अच्छा रहना है, यानी मुझे भाईचारे के साथ रहना है, और हम दूसरों के साथ अगर अच्छे से रह पाएंगे तो अल्टीमेटली हम अपनी नेशन की यूनिटी का ध्यान रख पाएंगे और उसकी इंटीग्रिटी के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कहाँ से आया। तो हुआ ये था कि जो KM मुंशी थे, जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी बेसिकली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, तो उन्होंने एक फ्रेज़ को दिया था जो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें बोली गई हैं। पहला कि हमें इंश्योर करना है मटेरियल बेटरमेंट को, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करना है, और हमें रिकॉग्नाइज़ करना है पर्सनालिटी हर एक इंडिविजुअल की, उसको सेक्रेट बना के रखना है। ठीक है, यानी कि हम 3 चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो जो पर्सन की डिग्निटी है उसको हम अच्छे से संभाल के रख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है कि उसे कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसको सीक्रेट बना के रखना है। ठीक है, तो अगर हम हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को सीक्रेट रख पाए, यानी संभाल के रख पाए, उसको बदलने को हमें नहीं कहना, जैसा है वो वैसा रहे, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में हार्मनी बनी रहेगी। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अच्छे से रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हमारा, जहाँ पे बोला जाता है कि हर एक पर्सन इक्वल है, वो हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और अगर डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छे से रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि वो जो पर्सन है उसका खुद का मटेरियल बेटरमेंट होगा। कैसे? बिकॉज वो डिग्निफाइड रहेगा। ठीक है, वो अपने अपने लिए बेसिकली करेगा, प्रोग्रेस करेगा सोसाइटी। ठीक है, तो अपना खुद का प्रोग्रेस करेगा तो सोसाइटी में भी प्रोग्रेस लाएगा, तो इस तरह से वो मटेरियल बेटरमेंट को इंश्योर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि सिग्निफाइज करती है कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब बातों को। अब मेन चीज़ ये है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है और DPSP है,
ये दोनों ही बेसिकली क्या करते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी हमें कुछ ना कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमारी डिग्निटी का ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के, यानी जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो उसमें क्या क्या डायरेक्शन को ध्यान में रखेगा, तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें इंश्योर की गई हैं जो इंडिविजुअल की डिग्निटी का ख्याल रखें। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी में देखेंगे आर्टिकल 51A, उसमें भी यही बोला गया है कि आपको डिग्निटी जो है वुमेन की उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हम जानते हैं सोसाइटी में वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, उसकी डिग्निटी को हमेशा चैलेंज किया जाता है, ठीक है, कैसे मतलब किसी ना किसी तरीके से। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उस चीज़ को बरकरार रखें, उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो वो जो वर्ड है इंटीग्रिटी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, इसको ऐड किया गया है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं हम, जब हम साइकोलॉजिकली एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस अगर नेशनल इंटीग्रेशन का ध्यान रखें। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियली भले ही हम सब अलग हैं, ठीक है। यानी एक टेरिटरी, दूसरी टेरिटरी, तीसरी टेरिटरी भले ही वो डिफ्रेंशिएट कर रखी है, ठीक है, बट हमारा जो स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। साइकोलॉजिकली हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम भले ही कास्ट हमारी अलग हो, हमारा रिलीजन अलग हो, हम भाषा अलग बोलते हैं, बट अगर हम साइकोलॉजिकली इस बात को एग्री कर जाएँ कि हम सब एक हैं, तो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है बेसिकली नेशन की, उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो टेरिटोरियली तो हमें एक मानना ही है खुद को, ठीक है, कि भले ही गुजरात का टेरिटरी अलग है राजस्थान से, राजस्थान का पंजाब से अलग है, क्योंकि हमने डिफरेंश मतलब बेसिकली डिवाइड कर रखा है ना स्टेट्स को डिफरेंट टेरिटरीज़ में। तो भले ही वो चीज़ डिवीजन है, बॉर्डर्स हैं, आपको दिखेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बट हमें इस चीज़ को अपने अंदर हमारे दिमाग में नहीं लाना है। भले ही क्यों? बिकॉज हम सब एक हैं, ठीक है, चाहे हमारी टेरिटरी क्यों ना डिफरेंट हो, बट साइकोलॉजिकली हमें ये मानना है कि हम सब यूनाइट हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये चीज़ आएगी तो हम अपनी नेशन को यूनाइट कर पाएंगे और उसकी इंटीग्रिटी का ख्याल रख पाएंगे। और ये चीज़ हमें बेसिकली आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भी बेसिकली क्या बताता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। यानी भले ही हमने डिफरेंट स्टेट्स तो बना दिए इंडिया में, ठीक है, बट इन सारे स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया को यानी यूनियन को छोड़ के जा पाए, ठीक है, क्योंकि हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर है इंडियन यूनियन का, ठीक है, कि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स है वो टूट नहीं सकते, उन्हें हमेशा साथ में रहना है, इसलिए हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब यूनाइट हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें बेसिकली हमारा एम बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमें ओवरकम करना है उन सारी हिंड्रेंसेस को जो नेशनल इंटीग्रेशन को लाने के रुकावटें पैदा करती हैं, ठीक है। यानी वो सारी चीज़ें जो नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं होने देती, हमें उन सबको ओवरकम करना है। पहला कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म की मतलब बेसिकली आपको हर जगह सुनने को मिलता रहेगा कि कम्युनलिज्म फैल रहा है बेसिकली, तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी के भी विरुद्ध है, ठीक है। रीजनलिज्म ज़्यादा हो रहा है कि सब लोग बेसिकली रीजन वाइज जो है डेवलप्ड होना चाहते हैं, कोई कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। कास्टिज्म, सब अपनी कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, कि हम बेसिकली पंडित है तो पंडित कास्ट सबसे ऊपर है, बाकी जो शूद्र वगैरह हैं वो सब नीचे कास्ट के हैं। तो इस तरह का जब तक लोगों की साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें रहेंगी तब तक हम यूनाइट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश बस ये करनी है हमें कि टेरिटोरियल वाइज भी और साइकोलॉजिकल वाइज भी हमें अपने माइंड में चीज़ रखना है कि हम लोग यूनाइट हैं, ठीक है। भले ही भाषा हमारी कितनी भी अलग क्यों ना हो, हमारा कास्ट कितना भी अलग क्यों ना हो, बट हमें सबसे पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचना है। सबसे पहले हम अपने आप को इंडियन समझेंगे, उसके बाद हम अपने आप को उस स्टेट का बताएंगे जिस स्टेट में हम अभी रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। फर्दर इसमें थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल कोट करना चाहती हूँ जो आपको ये बताएंगे कि कैसे फ्रेटर्निटी हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश की जा रही है। सबसे पहले अभी हाल ही के दिनों में एक मूवी आई थी पुष्पा मूवी, तो उसके जो लीड एक्टर है अल्लू अर्जुन, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो मीडिया में बेसिकली पूछा गया कि बॉलीवुड जिस तरह से ग्रो कर रहा है, टॉलीवुड भी उस तरह से उसी के नक्शे कदम पर बढ़ रहा है, वो भी अच्छी अच्छी मूवी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उन्होंने बेसिकली मीडिया को सिर्फ इतना कहा कि आप ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो कि बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, आपको बेसिकली नेशनल सिनेमा बोलना चाहिए था कि इंडियन सिनेमा इस तरह से ग्रो कर रहा है। बिकॉज अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे तो एक तरह से ये बताएगा कि किस तरह से हम लोग अलग हैं। भले ही नॉर्थ में बॉलीवुड बहुत ज़्यादा फेमस है, साउथ में टॉलीवुड है हमारा, बट हम हैं तो एक ही कंट्री के पार्ट। तो हमें इसको बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि इंडिया का सिनेमा है। अगर हम ये वर्ड ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये हमारी फ्रेटर्निटी यानी हमारी जो आपस में जो भाईचारा है उसको प्रमोट करेगा। तो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जब सोसाइटी में आके ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं तो कितना ज़्यादा इस चीज़ को जनता की तरफ पहुंचाने का मौका मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ जब कोई भी इंडिविजुअल हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बाहर इंटरनेशनल ग्राउंड में, जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जब लोग जाते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं, तो वो खुद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। वो ये नहीं रिप्रेजेंट करते कि मैं गुजरात का हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिलनाडु से आया हूँ तो मैं तमिलियन हूँ, नहीं, वो अपने आप को इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम लोग यूनाइट हैं, डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम सबसे पहले इंडियन हैं, ठीक है।
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू आप देखोगे, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में लगाई गई है, तो आप सोच सकते हो कि उस स्टैचू को लगाने का पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं लगाया गया बिकॉज वहाँ से टूरिज़्म अट्रैक्ट हो, इसलिए भी लगाया गया बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करके गए थे, यानी वो जिस तरीके से सारे के सारे स्टेट्स को यूनाइट करके गए थे, वही एग्जाम्पल हमें भी सेट करना है। बाकी का काम यूनाइट करने का वो हम सारे के सारे सिटीजन्स का है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर रह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप सुनते हैं आजकल कि जैसे इंडियंस है ज़्यादातर अब्रॉड्स में जाने मतलब वहाँ पे जाते हैं बिकॉज कुछ स्टडीज़ पर्पज़ के लिए, कुछ अपनी जॉब के रिलेटेड। तो आप देखते हैं कि इंडियन सबसे ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में कैसे अपने आप को डाल लेते हैं, बिकॉज उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जो आपस में घुल मिलने की जो भावना होती है उनके अंदर कितनी ज़्यादा अटूट होती है, ठीक है, कि वो कोई भी कल्चर हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे अपने आप को दूसरों के साथ ढाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है, जो कि हमारे जीन्स में है। हमसे कहीं भी जाएँ, हम इस बातों को भूल नहीं पाते कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, ठीक है। बट आजकल की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं कि हम लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो अपनी ही प्रॉब्लम्स में कहीं न कहीं घिरे हुए हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको स्टडीज़ की टेंशन है, एंड देन जब वो ग्रो होता है तो फिर आगे जाके उसको जॉब की टेंशन होती है। फिर जॉब में कैसी जॉब मिलेगी, सैलरी क्या होगी, तो ये सब चीज़ें वो सोचता रहता है। तो कंट्री के बारे में सोचना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं लगता, बिकॉज़ कि अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंट्री के बारे में सोच नहीं पाता। मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी की डिग्निटी का ध्यान रखूँ या ना रखूँ, किस तरह से मुझे एक दूसरे के बीच में हमें फ्रेटर्निटी बना के रखनी है, वो कुछ नहीं सोच पाता, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि हम अपनी उन वैल्यूज़ को नहीं सोच पाते जो वैल्यूज़ हमें मिली है। हमारे पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि हमें उन वैल्यूज़ को समझाएँ, कब? बचपन से, बिकॉज़ अब जाके अगर कोई आपको ये चीज़ समझाएगा तो आप नहीं करोगे, और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के बोलने पर नहीं करते हो, आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति, ठीक है। और आप देखते हैं कि सोसाइटीज़ में जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी ऐसा तबका सोसाइटी का जो हेट्रेड फैलाता है, ठीक है, तो हम लोग जो अपने आप को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग इतने समझदार हैं, तो उस समय हमारी समझदारी कहाँ चली जाती है जब ऐसे मैसेजेस को पढ़ के यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ दंगे हुए हैं, ये हुए हैं, जिसके पीछे का रीज़न जाने बिना हम उस मैसेजेस को फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यही शो करता है कि हमारे बीच में कुछ तो कमी है, वो जो फ्रेटर्निटी की भावना है वो कुछ तो कमी है जिसे हमें पूरा करना है। और ये कौन कर सकता है? हम यंग जनरेशन से कर सकते हैं, बिकॉज़ जो ओल्ड जनरेशन है वो तो कहीं न कहीं कुछ टाइम बाद चली जाएगी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने देश के प्रति वो हमारे ऊपर ही है। बिकॉज़ कहीं न कहीं हम वही लोग हैं जो अपने कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनवाते रहते हैं, और जब कोई बाहर वाला देश हमारी कंट्री के बारे में कुछ बोलता है, जैसे कि आप जान सकते हैं पाकिस्तान ही है जो इतना कुछ बोलता है, तो हमें अंदर से इतना बुरा लगता है कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो कहीं न कहीं आपको उनको चुप कराने का एक ही तरीका है कि हम लोग उन्हें प्रूफ़ कर दें कि हम लोग कितने यूनाइट हैं। हमारे अंदर की जो भावना है बेसिकली यूनाइट रहने की, उन्हें दिखनी चाहिए, ठीक है। बाहर वाला आपको तब तक तोड़ सकता है जब तक आप अंदर से यूनाइट ना हो, ठीक है। तो आपकी यूनिटी ही सबके लिए एक तरह से एग्जांपल सेट कर सकता है कि इंडिया अगर यूनाइटेड है तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। पास्ट में जब हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और पूरा का पूरा इंडिया किस तरीके से यूनाइट हो चुका था, जब हमें इंडिपेंडेंस लेने की बारी आई, तो जब हमारे यूनिटी को उस समय ब्रिटिशर्स नहीं तोड़ पाए, जो 200 साल से हम पे रूल कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि इंडिया को अब आज़ादी देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त जब हमारे उन पूर्वजों ने, बेसिकली उन लोगों ने जब यूनाइट होकर एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो क्यों हम उस चीज़ को अपने अंदर नहीं लेके आ सकते? जस्ट बिकॉज अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इंडिया आज फ्री है, कोई भी कंट्री हमारे ऊपर रूल नहीं कर रही है, हम खुद से यहाँ रूल कर रहे हैं, बट कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें अभी भी हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है इंडिया की यूनिटी के लिए। और पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल भी शो करते हैं, जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर का इशू आज भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो बात जानते हैं कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो आज भी इंडिया में रहते तो हैं, बट आप देखोगे बहुत से बच्चे जब उन आतंकवादियों के साथ मिल जाते हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे अंदर जो हमारे देश के प्रति भावना है, यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, वो उस पर थोड़ी सी तो कमी है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो या चाइना, वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इंडिया में अभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है, जिसलिए इंडिया को तोड़ना आसान है, ठीक है। अगर हम उन्हें ये प्रूव कर दें, ठीक है, हालांकि बॉर्डर्स में सोल्जर्स तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इंडिया को प्रोटेक्ट करने की हर एक तरीके से, ठीक है, बट एज ए सिटीजन्स हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उन कंट्रीज़ को जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम लोग यूनाइटेड हैं। भले ही हम कश्मीर में रहें या फिर आप कह लो अरुणाचल प्रदेश में रहें, जहाँ पे आज चाइना जो है अपना क्लेम करता है कि ये हमारी हिस्टोरी मतलब पास्ट की हमारी टेरिटरी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू सेट कर सकते हैं कि हम लोग बेसिकली इंडिया का पार्ट है, तो कोई
चाह के भी हमें बेसिकली इंडिया से तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अगर ब्रिटिशर्स ये नहीं कर पाए तो पाकिस्तान या चाइना क्या कर सकता है हमारा, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी है सबसे पहले इंडियंस की कि हमें किस तरीके से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, भले ही लाख खामियां क्यों ना हो हमारी कंट्री में, बट हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ये कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपने पार्टनर की सिर्फ अच्छी बातें ही एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी जो बुराइयां होती है उसके साथ उसे एक्सेप्ट करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से एक विश्वास होता है कि आप अगर वो पर्सन में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, बट आपकी अंदर वो जो प्यार है उसके लिए वो उस बुराइयों को भी बदल सकता है। तो उसी तरह से हमारी कंट्री के प्रति जो हमारी अंदर जो प्यार है, भले ही उसमें कितनी बुराइयां क्यों ना हो, कि आज यहाँ पे सब लोग लड़ते हैं, एक दूसरे की केयर नहीं करते, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और खुद से ही उस कमियों को पूरा करने लग जाएं तो हम किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे सकते, ठीक है। और क्योंकि हम यूपीएससी, क्यों आई थिंक बहुत से लोग यूपीएससी के करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उस सोशल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज अगर कोई आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस ही कर रहे हैं। तो हमारे अंदर वो जो फीलिंग है वो अभी से आ गई है, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन के फेज़ में हैं, और जब जॉब लग जाएगी तो वहाँ पे बेसिकली वो पर्सन अच्छे से टिक पाएगा ना, जिसके अंदर वो सोशल फीलिंग होनी चाहिए, कि अगर वो समाज में इक्वालिटी की बात करे, अगर उसके अंदर फ्रेटर्निटी की फीलिंग होगी तब भी वो अच्छे से वहाँ पे वर्क कर पाएगा। तो अभी से हमारे अंदर वो फीलिंग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज अ सिटीजन्स भी और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। एंड लास्ट में इस टॉपिक को मैं ये इसी बात में कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये हमारे देश की ज़िम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, ठीक है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं और ख़ुद ये बेसिकली चूज़ करें कि हमें हमें अपनी कंट्री को कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। आज हर एक कंट्री सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है, और इंडिया आज भी अपने इंटरनल मैटर्स में इतना ज़्यादा उलझा पड़ा है, आज भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में उलझा पड़ा है, जबकि टेक्नोलॉजिकली हर एक कंट्री एडवांस हो रही है, ठीक है। नॉर्मल लोग बेसिकली मार्स में जाने की बेसिकली प्लानिंग चल रही है, बहुत से साइंटिस्ट ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों इन सब पुरानी बातों में उलझे पड़े हैं, ठीक है। तो ये सिटीजन्स, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी और हर एक सेक्टर अपना काम अच्छे से करेगा, पर एज अ सिटीजनशिप हमारी बेसिकली एज अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ हमारा देश बेसिकली हमसे मांगता ही नहीं है, वो हमें कोई सेक्रीफाइस नहीं करने को कह रहा। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स करके गए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दे दी है, ऐसा आज हमारा कंट्री कुछ नहीं मांगता हमसे। वो सिर्फ इतना मांगता है कि आप अपना काम, जो आपका काम है उसे अपनी ईमानदारी से करो और आपस में अच्छे से रहो, बस। आई थिंक इतनी छोटी सी चीज़ अभी अगर हम नहीं कर पाए तो फिर हमारा एज अ इंडियन हमें प्राउडली कह पाना खुद को कि हम एक इंडियन है, वो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क डालता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करना, इसके बारे में सोचना और अपने अपने कमेंट्स लिखना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज ये टॉपिक ही फ्रेटर्निटी का इस तरीके का था कि इस पर बेसिकली इसको इस तरीके से समझना ज़रूरी था, ठीक है। पॉलिटिकल एंगल से तो हमने समझ लिया, बट अंदर से किस तरीके से हमें फ्रेटर्निटी को इम्प्रूव करना है, कैसे अपने लेके आना है इसको, सो दैट हमारी कंट्री यूनाइट रह सके, बहुत ज़रूरी था। तो अब आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रियम्बल का आप देख सकते हैं सारे का सारा टॉपिक्स जो है, चाहे वो एज अ इंडियन स्टेट का क्या नेचर था, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा प्रियम्बल है उसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में आप यही देखोगे कि इसने प्रियम्बल को किस तरीके से क्या क्या कहा है, ठीक है। तो एक तरीके से कोट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। जैसे कि N.A. पालकीवाला ने हमारे प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, उनका मानना था कि प्रियम्बल एक तरीके से क्या है कि व्हाट वी थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, ठीक है। इतने साल से हम जो सोच रहे थे कि इस तरह से अपनी कंट्री को आज़ाद करना है, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ हमारी होनी चाहिए, उस सारी वैल्यूज़ को हमने प्रियम्बल में डाला है। डॉक्टर के मुंशी का मानना है कि बेसिकली प्रियम्बल का एक हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आपको देखेंगे पंडित ठाकुर दास भार्गव जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने भी बेसिकली कहा है कि प्रियम्बल एक तरह का सोल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तरह का ज्वेल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, एक प्रॉपर यार्डस्टिक है विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना वर्थ है उसको वो नाप सकता है उस यार्डस्टिक से, ठीक है। तो यार्डस्टिक किसको बोल रहे हैं, प्रियम्बल को बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलेंगे सर अर्नेस्ट बेकर जो कि एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, जिनका मानना था कि प्रियम्बल एक तरह का की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा नोट है। और आप देख सकते हैं इनकी किताब थी, उस किताब का उन्होंने जो अपना फर्स्ट पेज था वो हमारे प्रियम्बल को ही उन्होंने बेसिकली अपने किताब के फर्स्ट पेज पे उस चीज़ को लिखा हुआ था। तो कितने ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थे हमारे प्रियम्बल से और कितना अच्छा मानते थे प्रियम्बल को, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है M. हिदायतुल्लाह जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हमारे इंडिया के, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है रिजेंबल करता है एज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएन स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका जो डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस का, उसी तरह से हमारा जो है प्रियम्बल भी है। बट क्योंकि अमेरिका का वो तो डिक्लेरेशन है, बट हमारा प्रियम्बल जो है उस डिक्लेरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को, और ये बोला है कि एक तरह का पैटर्न
बनाता है, ठीक है, कि प्रियम्बल जो है लेज डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी, कि हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, वो पैटर्न बेसिकली प्रियम्बल में शो होता है। एंड इट कंटेन करता है सॉलम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रिजोल्यूशन कैन ऑल्टर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप अपने मेंस में लिख सकते हो जब भी प्रियम्बल का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पर्सनैलिटी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि उन्हें प्रियम्बल बेसिकली किस तरीके से लगता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि बेसिकली प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आई थी ये डिसाइड करने के लिए कि क्या हम प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना वर्डिक्ट दिया है उस केस से रिलेटेड। तो सबसे पहला केस अगर हम देखें तो है बेरुबारी यूनियन ऑफ केस 1960। इससे पहले बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि प्रियम्बल जो है एक तरह का जनरल पर्पस शो करता है बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यानी जो भी प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे उसका मेन पर्पस कहाँ से पता चलता है, प्रियम्बल से पता चलता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं वो प्रियम्बल में डिसाइड कर दी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बना रहे थे। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है बट हमें समझ नहीं आ रही बिकॉज उसकी मीनिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन अपने प्रियम्बल से लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने प्रियम्बल से ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि भले हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस है, ठीक है, बट हम उसको बेसिकली प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कब का, बेरुबारी यूनियन केस जो कि 1960 में आया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि बेरुबारी यूनियन केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया या नहीं माना गया, ठीक है। तो इन सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि ये बताते हैं कि प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब बना रहे थे उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट होने के बावजूद उन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना, ठीक है। बाद में जाके फिर से कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ी, फिर से चीज़ें आई कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए सेकंड केस आया केशवन एंड भारती केस 1973 में, जहाँ पे बात एक्सेप्ट कर लिया गया कि फाइनली प्रियम्बल जो है पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना और कहा कि हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हैं उस चीज़ को समझने के लिए हम प्रियम्बल का यूज़ करते हैं, तो प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और फर्दर आप देख सकते हैं नेक्स्ट केस आया था LIC का 1995 में, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि प्रियम्बल को हम बेसिकली इंटीग्रल पार्ट मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसे बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर मान लेंगे, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह प्रियम्बल को भी इनेक्ट किया गया है, ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद हमने प्रियम्बल को लेके आए हैं, क्यों? बिकॉज बोला गया था कि प्रियम्बल एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, एक तरह का इंट्रोडक्शन है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन नहीं जाता आप कैसे मतलब प्रियम्बल को लेके आ सकते हो, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं एक तरह का वो समरी प्रोवाइड करता है प्रियम्बल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तो उससे पहले प्रियम्बल आ ही नहीं सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, जब उन्होंने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे बैठे, तो उन्होंने जब प्रियम्बल को उस समय पार्ट मान लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आज सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कैसे मना कर सकता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि नहीं, उन्होंने जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो हम इसे बेसिकली एक्सेप्ट क्यों ना करें। तो फाइनली जो LIC केस था 1995 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को एक इंटीग्रल पार्ट मान लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि कहना चाहता है कि प्रियम्बल जो है ना ही एक सोर्स है पावर ऑफ लेजिस्लेचर का, यानी जितने भी लेजिस्लेचर से हमारे लोकसभा हो गए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, उनकी जो पावर है वो प्रियम्बल से निकल कर नहीं आती, और ना ही उनकी जो पावर्स है उनको वो रोक सकता है प्रियम्बल, ठीक है। यानी प्रियम्बल एक तरह का बस क्या है, एक तरह का इंट्रोडक्शन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें से बताए गए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पावर जो है लेजिस्लेचर को प्रियम्बल से नहीं मिलेगी, ना ही जो पावर आज लेजिस्लेचर के पास है उसको छीनने की ताकत जो है प्रियम्बल रखता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। और साथ ही नॉन जस्टिसेबल है, यानी प्रियम्बल में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं कि हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अगर ये सारी चीज़ें अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट या फिर, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते प्रियम्बल को लेके कि प्रियम्बल में चीज़ लिखी हुई है बट आपको नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। तो फाइनली आपको 3 केस के बारे में बस यहाँ पे ध्यान रखना, बेरुबारी यूनियन केस जहाँ पे प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना गया, केशवन एंड भारती केस जहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हम पार्ट हैं, एंड जो फाइनल LIC केस था 1995 में, उसे यहाँ पे प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल को अमेंड कर पाना पॉसिबल है या नहीं है, उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो केस है बेरुबारी यूनियन केस 1960,
तो इसमें बेसिकली पहले तो बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्योंकि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रियम्बल को अमेंड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 की हेल्प से, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं 368 आर्टिकल बेसिकली उसके तहत हम प्रियम्बल में जो भी प्रोविजंस है अगर हमें वो पसंद नहीं है या फिर उसमें जो भी चेंज लाना है तो उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। बट क्योंकि बेरुबार यूनियन केस में बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम उसे कैसे अमेंड कर सकते हैं। बट फाइनली जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि प्रियम्बल जो है पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसलिए उसको अमेंड करना पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो यानी 368 से हम उसको अमेंड कर सकते हैं, बट इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जब वो प्रियम्बल को बना रहे थे तो उसमें जो जो बेसिक वैल्यूज़ उसके अंदर डाली हुई थी उस बेसिक वैल्यूज़ को छोड़ के आप कुछ भी चीज़ को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना कि वो बेसिक फीचर्स क्या है। तो डिफरेंट जो जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट को, तो उससे थोड़ी थोड़ी बातें पता चल जाती है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और क्या नहीं है, ठीक है। जैसे हम अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर आता है क्या नहीं आता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन क्लियर था कि क्योंकि केशवानंद भारती केस में बेसिकली डिसाइड हो गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए से अमेंड करना पॉसिबल है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। तो इसके तहत हमने फिर प्रियम्बल को एक बार अमेंड भी कर रखा है कब 1976 में अंडर दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और जब हमने इसको अमेंड करा तो हमने कोई भी चीज़ हटाई नहीं, बेसिकली इसमें ऐड करी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ हमने ऐड करी, तो 3 फीचर्स हमने ऐड करे। पहला सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फाइनली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो येस वो पार्ट है। क्या प्रियम्बल को अमेंड करना पॉसिबल है, येस पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 368। एंड फाइनली इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है एंड हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना डाउट को शेयर करना। नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रियम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। पहला, क्या वो हमारे पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट इट नाइदर कन्फर्म नहीं करता एनी पावर नॉर इम्पोजेस एनी ड्यूटी नॉर कैन बी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड, क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है बट कैन बी यूज इन इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी, यानी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है तो उस चीज़ को समझने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ है कि ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ ही साथ कन्फर्म करता है पावर को भी एंड कुछ ड्यूटीज़ को भी एज एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये 2021 का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें बोला गया है कि आपको एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताना है इंडिया का ऑन 26 जनवरी 1915। 26 जनवरी 1915 को इंडिया का एग्जैक्ट स्टेटस क्या था इन चारों में से, कि इंडिया उस समय डेमोक्रेटिक था या रिपब्लिक था, या फिर वो सोवरेन था डेमोक्रेटिक था रिपब्लिक था, या फिर वो सोवरेन था सेकुलर था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोवरेन था सोशलिस्ट था सेकुलर था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को कैसा था वो बताना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो प्रियम्बल में सारी बातें लिखी हुई हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, तो इन सबको आपको बेसिकली अरेंज करना है सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर में, कि सबसे पहले क्या चीज़ देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही प्रियम्बल बेसिकली पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये इंडिकेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को, क्या इसको अमेंड करना पॉसिबल नहीं है पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर बताना इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में बेसिकली क्या चल रहा था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, प्रियम्बल के बारे में सोच रहे थे या फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है बताना है, कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर करता है द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो कौन सा रिजॉल्व बताना है, पहला कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, मेरे मतलब किसी भी कंट्री के कोई पार्ट में वो रह सकते हैं, एंड राइट टू स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का, लिबर्टी है उन्हें बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो इन चारों में से कौन सी चीज़ें हैं जो प्रियम्बल के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एम क्या है, पहला फंडामेंटल राइट्स देना हर एक इंडिविजुअल को, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ देना, या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में बात करना, या फिर सिक्योरिटी क्या होगी, सर्विस टू गवर्नमेंट सिटीजन्स उसके बारे में। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ टोटल 8 एमसीक्यूज़ आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेंस का क्वेश्चन है। इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मेंस में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल
ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल टू अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिंग आउट द फिलॉसफी ऑफ इंडियन पॉलिटी एज इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले सिग्निफिकेंस आपको बताना है एंड साथ ही साथ आपको बताना है कि जो फिलॉसफी है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की, वो किस तरीके से इंश्राइन की गई है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें जो आज हम इंडियन के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि इंडिया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो किस तरह से वो बातें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं और कैसे हम इसको रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ प्रियम्बल हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बातें लिखी हों, एम्बिग्यूटी लिखी हो या फिर एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकल के आ रहे हों, तो उस केस में हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। बट एक्चुअल में हमने कैसे कैसे हेल्प ली हुई है, फिर कैसे हेल्प ले सकते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको यहीं पे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में है और सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रियम्बल को पास्ट में यूज़ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि केशवानंद भारती केस जब आया था 1976 में, तो तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को यूज़ किया था इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सी चीज़ों को। ठीक है, जो कि अगर हम अच्छे से देखा जाए तो अभी हमने जिस तरह से प्रियम्बल को देखा है कि प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर उसको अमेंड करना क्या पॉसिबल है नहीं है, वो सब आपको केशवानंद भारती केस में देखने को मिलेगा। एंड बहुत सी चीज़ें थी जो केशवानंद भारती केस से जुड़ी हुई थी, जिसे हम अच्छे से और भी डिटेल में जब फंडामेंटल राइट्स हमारे चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट इन शॉर्ट ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उसे समझने में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, उससे इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको प्रियम्बल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट में केशवानंद भारती केस में यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये बात भी कहीं ना कहीं जानता है कि प्रियम्बल एक तरह का इंटेंशन शो करता है, एक तरह की एक्सपेक्टेशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, कि वो क्या बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ लिखना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वो चीज़ें इससे झलकती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप देख सकते हो एक केस आया था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। तो इस केस को बेसिकली समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प ली प्रियम्बल की, साथ ही साथ आर्टिकल 14 जो कि कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी लॉ के सामने सभी इक्वल हैं और सभी को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और साथ क्योंकि एक्चुअली केस बेसिकली ये था कि इस तरह से सैलरी वगैरह जब देने की बात आती है, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन को होना चाहिए, तो उस चीज़ को समझने के लिए कैसा करना है, क्या इसको राइट बनाना है, तो उसको समझने के लिए उन्होंने प्रियम्बल की हेल्प ली और साथ साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को भी कोट किया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीपीएस भी प्रमोट करता है आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सभी को सोशली जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को भी पढ़ा और आर्टिकल 14-16 को पढ़ा। एंड देन फिर जो आर्टिकल 39A आप देखोगे अमेंड करके आया, जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सभी को इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मेन हो या वुमेन। ठीक है, तो उससे पहले नहीं मिलता था, जैसे कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भले वुमेन मैन के जितना इक्वल काम क्यों ना कर ले, बट उन्हें कभी पैसे नहीं मिलते थे उतने बराबर। बट बाद में इस केस के तहत बेसिकली उनको भी इक्वल राइट मिल गया कि उनको जितना काम वो करेंगे उतने हिसाब से उनको भी उतना ही पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट में जो राइट टू प्राइवेसी जो था हमारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें लाइमलाइट पे था कि राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो बाद में जो पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 2017 में, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन बेसिकली प्रियम्बल से उठाया गया, बिकॉज हमने अभी बात की है कि प्रियम्बल में बेसिकली बात की है इंडिविजुअल डिग्निटी की, कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, ताकि उनकी जो पर्सनालिटी है उसको हम बेसिकली सीक्रेट रख पाएँ। अगर उनकी पर्सनालिटी को हम अच्छे से मेंटेन कर पाएँ या फिर उसको कोई छेड़छाड़ ना हो, तो अच्छे से डेमोक्रेसी सेटअप हो पाएगा। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एंड फिर उनका बेटरमेंट हो सकता है, मटीरियल बेटरमेंट, फिर क्योंकि पर्सन का होगा एंड देन सोसाइटी का भी मटीरियल बेटरमेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो कि प्रियम्बल में लिखी गई है, इसी को इंस्पायर होकर हम कह सकते हैं राइट टू प्राइवेसी लाया गया पुट्टासामी केस के तहत। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स कहीं ना कहीं शो करते हैं कि प्रियम्बल हेल्प करता है इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस अगर लाया जाना है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली प्रियम्बल को यूज़ करेगी, उससे हेल्प लेगी। और पास्ट में ये हेल्प ली भी गई है, वो सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो 1976 का। ठीक है, तो पास्ट में जैसे कि केशवानंद भारती केस आया था 1976 में, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1982 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रियम्बल की हेल्प ली गई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए। एंड राइट टू प्राइवेसी जो कि पुट्टासामी केस आया था कब 2017 में, तो यहाँ पे भी बेसिकली प्रियम्बल की हेल्प ली। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो मेंस में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या कैसे ली गई है पास्ट में। ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में कभी भी ऐसा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है प्रियम्बल को हेल्प लेगी क्योंकि उसमें जो बेसिक वैल्यूज़ दी गई है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने उन बेसिक वैल्यूज़ को उसमें लिखा हुआ है, और बेसिक वैल्यूज़ कह लो या बेसिक फीचर्स कह लो, वो कभी भी अमेंड नहीं होने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इस चैप्टर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम का IQ टैब ऑफिशियल में जाके ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कैसा आपको लगा। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।